ऑलराइट, सो आपके पास कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स जो होते हैं उसके अंदर यूर बेसिकली रिकमेंडिंग यूज़र न्यू कंटेंट बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्टिविटीज़, ठीक है, या उसकी हिस्ट्री की बेसिस पे आप उसको रेकमेंड कर रहे हो तो चीज़ें। तो सिमिलैरिटी आपकी बेसिस ऑन द कोरिलेशन नहीं होती बिटवीन द यूज़र्स, जैसे हम कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग में देख रहे थे कि हम आइटम बेस्ड कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग के अंदर भी थोड़ी सी कोरिलेशन यूज़ हो रही थी between the users, but इसके अंदर बेसिकली फुली आपके पास पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस होती हैं, क्योंकि एक ही यूज़र की पास हिस्ट्री पे आप उसको रेकमेंड कर रहे हो। तो हम करते कैसे हैं, हम इसको बेसिकली एट्रीब्यूट्स की बेसिस पे करते हैं कि एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर कंटेंट में। सो फॉर एग्जांपल अगर मूवी की बात हो रही है तो हम ये देखेंगे कि उसका जॉनर क्या है, उसका एक्टर कौन सा एक्टर्स उन्होंने प्ले किया है, किस ईयर में वो बेसिकली मूवी रिलीज़ हुई थी। तो उस टाइप की हम एट्रीब्यूट्स ऑफ आइटम्स में हम बेसिकली उसकी सिमिलैरिटी ढूंढ रहे होते हैं बिटवीन योर डिफरेंट मूवीज़ या डिफरेंट कंटेंट्स, ठीक है। इसके अलावा दिस बेसिकली वर्क्स बेस्ट फॉर पर्सनलाइज्ड recommendations such as movie recommendations, your favorite director, or websites or blogs which are basically similar to your user interests. And then content is sometimes also referred to your attributes as well. Now textual content भी हम extract कर सकते हैं NLP की बहुत सारी techniques यूज़ करते हुए, which could be using like titles, descriptions, table of contents। ये वो information जो हम extract करते हैं textual data में से। और ये कुछ टेक्निक्स हैं जैसे कि क्या कहते हैं, आपके पास लाइब्रेरीज़ हैं, जैसे ब्यूटीफुल सोप है, वो आप सोप नहीं सूप, या ब्यूटीफुल सूप है, वो बेसिकली हेल्प करती है एक्सट्रैक्ट करने में। मतलब डेटा माइनिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप ये चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड हम करते ये है कि हम डिफरेंट टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है हमारे पास। सो इसको दिखाने के लिए वी कैन टॉक अबाउट द वेक्टर स्पेस मॉडल। एंड वेक्टर स्पेस मॉडल के अंदर हम करते ये हैं कि हमारे पास हर एक आइटम जो होता है वो हम एक इसके वेक्टर ऑफ एट्रीब्यूट से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन योर एन डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। सो इमेजिन करो कि हमारे पास एक आइटम है, ठीक है, इस आइटम को बोल रहा हूँ मैं आइटम 1, और इसकी मैं एट्रीब्यूट सेट कर रहा हूँ जॉनर, एक्टर, ईयर। वी कैन से दैट दिस इज़ लाइक अ मूवी, ठीक है। सो अभी ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, लेकिन जितने मैं ज़्यादा यहाँ पे एट्रीब्यूट्स ऐड करते जाऊँगा उतनी ज़्यादा उसकी डायमेंशंस इंक्रीज़ होते जाएंगी। सो हमारे पास यहाँ पर ये बेसिकली रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि आपके पास एक ये टेक्सचुअल डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास एक क्वेरी है, या आपके पास डॉक्यूमेंट 1 है, या आपके पास डॉक्यूमेंट 2 है, और ये बेसिकली एंगल्स जो हैं ये बेसिकली बता रही हैं कि ये कितना सिमिलर है। लाइक यहाँ पे हम कोसाइन सिमिलरिटी का आइडिया ले रहे हैं। सो जितना ये कम एंगल होगा उतना ज़्यादा वो सिमिलर होगा विद अकॉर्डिंग टू योर क्वेरी। सो you're trying to figure out the similarity between your user profile, which is this thing, with the other documents. So यूज़र प्रोफाइल होती क्या है, इस पर हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे जब हम इसको पूरा न्यूमेरिकल करेंगे। बट जस्ट नोट दैट कि you are using user profile to calculate the similarity of your different contents and different items. सो अब हमारे पास सबसे लेज़ी अप्रोच क्या है अगर कंटेंट बेस्ड रिकमेंडेशन करनी है। तो सबसे लेज़ी अप्रोच ये है कि अगर एक यूज़र को उसकी पास हिस्ट्री पे ही रिकमेंड करना है, तो जो चीज़ें फॉर एग्जांपल अज्यूम कि उसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्लॉग खोला और उसको एआई के बारे में बहुत सारी चीज़ें पसंद है, तो ये उसने बेसिकली एक हिस्ट्री ढूंढी कि इस यूज़र को एआई बहुत पसंद है, और जो नेक्स्ट ब्लॉग जो उसको रेकमेंड होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एआई से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। सो व्हाट यू डूइंग इज़ दैट यू रेकमेंडिंग एन आइटम कंटेनिंग द कंटेंट विच इज़ मोस्ट सिमिलर टू द यूज़र्स पास्ट हिस्ट्री रेटेड आइटम्स। बट कुछ केसेस के अंदर हम डिफरेंट अप्रोच भी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि वी आर ट्रेनिंग अ क्लासीफायर सच एज अ डिसीजन ट्री और न्यूरल नेटवर्क टू प्रिडिक्ट द रेटिंग ऑन अ सेट ऑफ योर फीचर्स। ना आपके पास यूज़र प्रोफाइल जो अप्रोच है जिसकी हम बात करेंगे, तो इस एग्जांपल के अंदर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट मूवीज़ हैं जिसकी रेटिंग्स बेसिकली यूज़र ने दी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास रेटिंग्स क्या मिली हुई हैं, यहाँ पर मिली हुई 2, 10, 8, और यहाँ पर हमारे पास उन्हीं मूवीज़ को
के एट्रीब्यूट सेट हुए हैं। तो फॉर एग्जांपल एक मूवी में कॉमेडी हो सकती है, एडवेंचर हो सकता है, सुपर हीरो हो सकती है और साईफाई बेसिकली हो सकता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली अज्यूम करो कि टैग्स हैं कि मूवी 1 के अंदर एडवेंचर सुपर हीरो है, मूवी 2 के अंदर कॉमेडी एडवेंचर सुपर हीरो साईफाई चारों चीज़ें, और मूवी 3 के अंदर हमारे पास सिर्फ कॉमेडी और सिर्फ सुपर हीरो है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा हमारे पास इसमें वो ये होगा कि हमें एक मूवी विद रिस्पेक्ट टू इट्स टैग, मतलब मूवी की रेटिंग चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इट्स एट्रीब्यूट्स। तो अगर हम इन दो मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मूवी की और उसके एट्रीब्यूट की विद रिस्पेक्ट की उसकी आपके पास रेटिंग्स आ जाएंगी। और नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे ये करेंगे कि हम इन सबको ऐड कर देंगे और इसको नॉर्मलाइज कर देंगे इसके टोटल सम से। सो 0 + 10 + 8 इज़ 18, 2 + 10 + 0 इज़ 12 and so on so forth, and then 18 + 12 + 20 + 10 that is 60, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको नॉर्मलाइज कर देंगे और इससे फिर हमारे पास यूज़र प्रोफाइल आ जाएगी। सो ये यूज़र प्रोफाइल क्या बता रही है? ये यूज़र प्रोफाइल ये बता रही है कि इस यूज़र को 0.3% कॉमेडी पसंद है, 0.2% एडवेंचर पसंद है, 0.33% सुपर हीरो पसंद है और उसको साईफाई 0.16% पसंद है। अब हमें ये देखना है कि ये तो थी कि जो मूवीज़ उसने पहले से देखी, जो उसकी पास हिस्ट्री थी। अब हमें वो मूवीज़ रेकमेंड करनी है जो बेसिकली उसने नहीं देखी हुई हैं। तो हमारे पास मूवी 4, मूवी 5, मूवी 6 ये हमारे पास कैंडिडेट्स हैं जिसकी रेटिंग्स हमें नहीं पता कि यूज़र को इसने रेटिंग्स क्या दी हुई हैं और क्या कौन सी मूवी इसको पसंद आएगी, क्या 4 आएगी, 5 आएगी या 6 आएगी। तो हम इसको बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड द रीज़न वाई इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिकॉज देयर ये बेसिकली एक ज़्यादा आसान तरीका है ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन करने का। सो कहने का मकसद ये है कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास है दिस इज़ 1/4 का मैट्रिक्स, और ये जो मैट्रिक्स है दिस इज़ बेसिकली 3/4 का मैट्रिक्स, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक ट्रांसपोज करना होगा। फिर जाके हमारे पास आएगा मैट्रिक्स किसका, फिर जाके हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा 1/3 का। तो अब इसको एक जो आसान तरीका है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ वो ये है कि इनको ऐसा कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दो। सो 0.3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 0.3 यहाँ आया, 0.3 यहाँ आया, ठीक है। 0.2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एंड देन सो ऑन सो फॉर ऑल ऑफ द कॉलम्स। और फिर क्या करो, फिर रो वाइज इन सबको ऐड कर दो। तो हमारे पास ये जो कैलकुलेशन हुई है ये बेसिकली यही कैलकुलेशन कर रहा है, बट दिस इज़ मोर ईजियर टू डू इट ऑन पेपर इफ़ यू वांट टू डू इट। सो इस तरीके से फिर जिसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगी उसको हम कंसिडर करेंगे ये सबसे हाईएस्ट सिमिलैरिटी थी एंड दिस मूवी शुड बी रिकमेंडेड। सो इस केस के अंदर उसको मूवी 4 रिकमेंड होनी चाहिए। तो हमने बेसिकली किया क्या, ठीक है, और यूज़र प्रोफाइल है क्या चीज़, और ये हम सारी चीज़ें क्या बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट चीज़ जो मैंने बात आई थी वो ये थी कि कंटेंट बेस्ड है इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट हिस्ट्री। सो सबसे पहले हमारे पास एक यूज़र U1 है और इसके पास कुछ मूवीज़ हैं जो उसने रेटिंग दी हुई है, जो इसकी पास हिस्ट्री है। और हमारे पास एक और मैट्रिक्स है जिसके नाम हमने ये बताया हुआ है कि कौन सी मूवी पे कौन सा एट्रीब्यूट है। तो हमने फ़र्स्ट स्टेप जो किया है वो किया है हमने फ़र्स्ट स्टेप जो किया है वो ये है कि हमारे पास एक यूज़र टाइम्स आपके पास मूवीज़ का एक मैट्रिक्स है जो आपके पास हैं गिवन रेटिंग्स, ठीक है, जिसको हमने बेसिकली मल्टीप्लाई किया है किससे, मूवीज़ टाइम्स एट्रीब्यूट से, जिससे हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया मूवीज़ टाइम्स एट्रीब्यूट्स का एक मैट्रिक्स आया विद रेटिंग्स। लेकिन हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमें क्या चाहिए था, हमें यूज़र प्रोफाइल चाहिए थी जो बेसिकली क्या है आपके पास है यूज़र यूज़र की बेसिकली एट्रीब्यूट्स से, यूज़र की एट्रीब्यूट्स से इम्पोर्टेंस बेसिकली, ठीक है, या इम्पोर्टेंस भी नहीं कहूँगा, प्रेफरेंस बोलूँगा, प्रेफरेंस। सो यूज़र
टाइम्स मूवीज़ को मल्टीप्लाई किया मूवीज़ और टैग्स के साथ, तो हमारे पास एक रेटिंग्स ऑफ मूवीज़ और एट्रीब्यूट्स का आ गया। हमने नॉर्मलाइज़ किया ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे पास यूज़र वन जो है और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें उसको कौन सा ज़्यादा अच्छा पसंद आता है। फिर उसको हमने मल्टीप्लाई किया एक और मूवी मैट्रिक्स से जो हमारे पास मूवी टैग वाला मैट्रिक्स था फॉर अनगिवन रेटिंग्स, ठीक है। जो M4 M5 M6 मूवीज़ नहीं पता कि ये U1 को पसंद आएंगी या नहीं आएंगी, तो और हमें नेक्स्ट मूवी पर इसको रेकमेंड करनी है तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आएगी वो बेसिकली वो मूवी रेकमेंड होगी। सो दैट वाज द इंटायर न्यूमेरिकल। ना एक चीज़ है जिस पे मैं कमेंट करना चाहूँगा वो ये है कि हमने ये सारी मेहनत क्योंकि हम कोसाइन सिमिलैरिटी क्यों नहीं लगा रहे थे, सो हम वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इसकी हम कोसाइन सिमिलैरिटी निकालेंगे इस वेक्टर के साथ, इस वेक्टर के साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो ये जो पूरा नॉर्मलाइजेशन वाला स्टेप जो हमने किया ये पूरा कट जाएगा और डायरेक्टली आपके पास यूज़र प्रोफाइल आ जाएगी। फिर इस यूज़र प्रोफाइल को यूज़ करते हुए फिर हम इसको इस तरीके से हम इसकी कोसाइन सिमिलैरिटी निकालेंगे। सो फॉर एग्जांपल समझो ये आया, ठीक है, तो हमने इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ सिमिलैरिटी कैलकुलेट की, फिर इसकी इसके साथ की और ऑटोमेटिकली ये स्टेप होगा भी नहीं, डायरेक्टली हमारे पास ये आ जाएगा। और फिर उसके थ्रू अगर तुम देखोगे कि अगर कोसाइन सिमिलैरिटी के थ्रू हम करते हैं इस प्रोसेस को, तो हम उस केस के अंदर हमारे पास M6 जो होगी वो मूवी 6 जो होगी वो रेकमेंड होगी इंस्टेड ऑफ मूवी 4। तो ये ट्राई करके देखना, ठीक है, और देखना कि मूवी 6 आ रही है या नहीं आ रही। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू योर न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हमने पहले से यूज़र के पास उसने कोई रेटिंग दी हुई है और पहले से आपके पास लेबल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो आपके पास जो क्लासिफायर जो ट्रेन हो रहा था वो बेसिकली यही कर रहा था, वो प्रिडिक्ट कर रहा था कि M4 M5 M6 में से कौन सी मूवी उसको रेकमेंड होगी। सो यहाँ पे क्लासिफायर एज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम उसको ट्रीट करेगा और प्रिडिक्ट करेगा कि कौन सी रेटिंग है सबसे हाईएस्ट M4 M5 M6 की, जो उसकी प्रोबेबिलिटीज़ होंगी और जो उसकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो मूवी रेकमेंड हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट बात हम करते हैं टेक्सचुअल डेटा में। अब टेक्सचुअल डेटा में मसला ये है कि उसके अंदर हमारे पास एक्सप्लिसिटली डिस्क्रीट ये लेबल्स नहीं लगे हुए, ठीक है, ये टैग्स नहीं लगे हुए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम TF IDF यूज़ करते हैं, टर्म फ्रीक्वेंसी इन्वर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। और हम करते ये हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं जो ब्लॉग्स हैं, डिफरेंट ब्लॉग्स हैं, उसमें से कौन सा ब्लॉग उसको रेकमेंड होना चाहिए। तो टर्म फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आपके पास कि कौन सा टर्म कितना फ्रीक्वेंटली आपके पास अकर हो रहा है, और IDF होता है आपके पास कि ओवरऑल रेलेवेंट कितना है वो टर्म, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर टर्म्स। और इसमें हम बेसिकली इससे कंसर्न होते हैं कि कितना रेयर एक टर्म अकर हो रहा है, ठीक है। तो अगर एक वर्ड बहुत कम अकर हो रहा है तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हाई होगी बिकॉज इट्स मोर रेयर, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है कि जो वर्ड सबसे हाईली फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा होगा उसकी सिग्निफिकेंस कम होगी, और जिस वर्ड की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी सिग्निफिकेंस सबसे हाई होगी, ठीक है। अच्छा, अब टर्म फ्रीक्वेंसी जो होती है आपके पास रो वाइज कैलकुलेट होती है और IDF जो होती है वो कॉलम वाइज कैलकुलेट हो रही होती है। ओके, सो दिस न्यूमेरिकल ब्लॉक का न्यूमेरिकल करते हैं TF IDF का। तो हमारे पास B1 जो है ये गिवन ब्लॉग है जो उसने बेसिकली पढ़ा हुआ है, ठीक है, और B2 से लेके B50,000 तक हमारे पास ब्लॉग्स हैं जो कैंडिडेट ब्लॉग्स हैं, ठीक है। हम अभी सिर्फ B5 तक कंसिडर करेंगे, बाकी जो ब्लॉग्स हैं उनको कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ अब हमें बेसिकली ये देखना है कि ब्लॉग 1 जो उसने पढ़ा उसकी बेसिस पर कौन सा ब्लॉग उसको रेकमेंड होना चाहिए, B2 होना चाहिए, B3 होना चाहिए, B4 होना चाहिए, B5 होना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें सबसे पहले इसकी टर्म फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, और हर ब्लॉक के अंदर हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स हैं जो अकर हो रहे हैं, जैसे बिजनेस एक वर्ड है, इन्वेंशन एक वर्ड है, हॉस्पिटल एक वर्ड है, ठीक है, ये सब अकर हो रहे हैं। तो ब्लॉक 1 के अंदर 31 टाइम्स बिजनेस अकर हुआ, इन्वेंशन 27 टाइम्स हुआ, हॉस्पिटल 0 टाइम्स हुआ, और ये बेसिकली पूरा का पूरा जो है ये कॉर्पस है आपके पास। सो सबसे पहला काम ये है कि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर B2 की टर्म फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम बोलेंगे कि B2 के अंदर बिज़नेस कितनी दफ़ा कर हो रहा है। सो टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ बिज़नेस विद B2 क्या होती है, आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ बिज़नेस B2 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी अदर टर्म इन दैट B2 रो। सो कहने का मकसद क्या है
कि बिज़नेस B2 की हम निकालें हैं टर्म फ्रीक्वेंसी, तो हमने देखा बिज़नेस कहाँ है, ये रहा, और B2 कहाँ है, ये रहा 29। सो 29 न्यूमरेटर में रख दिया। और इस रो में B2 में सबसे हाईली फ्रीक्वेंट टर्म क्या है इसको छोड़कर, तो इस केस के अंदर 61 है, तो हमने इसको डिवाइड बाय 61 कर दिया। ठीक है, सो इसी तरीके से पूरी टर्म फ्रीक्वेंसी निकलेगी हर जगह की, और वो जाके फिर वैल्यू रिप्लेस होगी हर जगह। सो पहले इसकी निकली, इसकी क्या होगी, इसकी होगी आपके पास इन्वेंशन B2 की होगी 61 डिवाइडेड बाय, अच्छा इस टर्म को छोड़कर, तो ये सबसे हाईली फ्रीक्वेंटली टर्म है, सो 61 डिवाइड बाय 29 वो इसकी हो जाएगी। फिर इसकी क्या होगी, दैट विल बी 3 डिवाइड बाय 61। ठीक है, इसी तरीके से पूरा ये मैट्रिक्स फिल हो जाएगा। IDF क्या होता है, टर्म वाइज। ठीक है, सो इस हम कॉलम वाइज देखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल कॉर्पस का साइज़ जो कितना था हमारे पास 50,000, क्योंकि हमारे पास 50,000 ब्लॉक्स हैं, डिवाइडेड बाय टर्म का साइज़। तो टर्म का साइज़ कितना है हमारे पास, ये आपके पास टोटल अकर हो रहा है 2500 टाइम्स, ये हो रहा है आपके पास 1200 टाइम्स, और ये आपके पास हो रहा है 800, ये इसका सम है। सो बेसिकली log 10 योर टोटल साइज़ डिवाइडेड बाय टर्म। सो बिज़नेस की टर्म कितनी है 2500, और हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यूज़ को मैं यूजुअली यहाँ पे लेकर आता हूँ नीचे की तरफ। सो IDF नीचे लिखता हूँ मैं सम के नीचे, और टर्म फ्रीक्वेंसी जो होती है वो वैल्यू जाके यहाँ पे रिप्लेस हो रही होती है। सो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ मैंने रिप्लेस कर दी ना। TF IDF कैसे निकलेगा, इस वैल्यू को, टर्म की वैल्यू जो आई है आपके पास, TF वैल्यू जो आई है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो IDF से उसके। सो 0.47 टाइम्स 1.30 0.61, और ये वैल्यू आपने जाके यहाँ लिख दी, और फिर आप वापसी रिप्लेस करोगे सारी वैल्यूज़ को। सो हमने सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया 1.14 को 1.3 से, आपके पास 1.48 आ गई। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये देखना कि इस टर्म की वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालो और नॉर्मलाइज कर दो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 1.48 स्क्वायर प्लस 1.40 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, अगर 2.03 आ गए। इसको हम डिवाइड कर दो 1.48 से, तो इसकी बेसिकली इंपॉर्टेंस आ जाएगी कि 0.73। सो कर ये रहे कि हमारे पास एक वेक्टर है, और हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स हैं, V1 है, V2 है, V3 है, और इन सब को ना नॉर्मलाइज़ करना है। इन सब को ये देखना है कि इस वेक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर वेक्टर्स। तो इसलिए हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, और फिर उसको हम नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, कि हम एक स्केल पर लेकर आ जाए सारे वेक्टर्स को। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि फिर आखिर में जब सारे हमारे पास वेक्टर्स नॉर्मलाइज हो गए, तो अब हम इनकी कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल रहे हैं, और जिसकी सबसे हाईएस्ट कोसाइन सिमिलैरिटी होगी, हमें के सेट कर देते हैं कि टू के हमें चाहिए, तो के दो ब्लॉक्स के हमें बेसिकली सिमिलैरिटी चाहिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसको फिर हम सेलेक्ट कर लेंगे। सो दैट इज़ बेसिकली योर एंटायर प्रोसेस ऑफ योर ब्लॉक्स न्यूमेरिकल। लास्टली हम बात करेंगे कंटेंट बेस्ड फिल्टरिंग की प्रोज एंड कॉन्स में। तो ये बेसिकली स्केलेबल होता है इन टर्म्स ऑफ यूज़र्स, क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी हमने बात की, वी वर टॉकिंग अबाउट ब्लॉग्स, आइटम्स, कंटेंट्स, वी वरंट टॉकिंग अबाउट यूज़र्स। यूज़र 1 की हिस्ट्री थी, लेकिन डिफरेंट यूज़र्स की बात नहीं हो रही थी, राइट। तो अगर एक दूसरा यूज़र भी आता है तो वो अफेक्ट नहीं कर रहा है किसी तरीके से, विच इज़ द रीज़न वाई कि इट इज़ वेरी स्केलेबल। इट इज़ हाईली पर्सनलाइज, बिकॉज आप एक ही यूज़र को ले रहे हो, और एक ही यूज़र को देखते हुए उसके एट्रीब्यूट्स जो भी हैं, जो उसकी रेटिंग्स जो हैं, उसकी बेसिस पे आप उसको रेकमेंड कर रहे हो, उसकी पास हिस्ट्री देख रहे हो। सो इट इज़ वेरी हाईली पर्सनलाइज एज़ कम्पेयर टू योर आइटम बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। ठीक है, क्योंकि आइटम बेस्ड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में भी थोड़ी सी कोलैबोरेटिव चीज़ आ रही होती है, कोरिलेशन आ रही थी यूज़र्स में, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही यूज़र है। थर्डली हमारे पास ये सॉल्व करता है कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम फॉर अ न्यू आइटम। क्यों, क्योंकि अगर एक नया आइटम आता है, जैसे हमारे पास M4 आया, तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। तो एक नया अगर आइटम भी आ रहा है, तो उसमें हमारे पास इसकी मतलब जो कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रही है। लेकिन अगर आपके पास एक नया यूज़र आता है तो मसला होगा, क्योंकि उसकी आपके पास गिवन रेटिंग्स नहीं है। अगर पास गिवन रेटिंग्स नहीं है तो आपके पास ये पूरा स्टेप होगा नहीं। So that is your con. It is not easy to extract meaningful abilities. Sorry, not abilities, meaningful attributes होगा. Sorry, this should have been attributes. So कभी कभार हमने बिजनेस निकाला, ये निकाला, इन्वेंशन निकाला, हॉस्पिटल निकाला, कभी कभार हमारे पास ब्लॉग्स इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं, इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आप उसमें से आप इतने आसानी से आप एट्रीब्यूट्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड केयरफुली
लाइक बहुत सारी डेटा इंजीनियरिंग की टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, फिर जाके आपके पास फिर एट्रीब्यूट्स आते हैं सही से। अगेन एक और हमारे पास है कि लिटिल टू नो सेरेंडिपिटी। क्यों? क्योंकि आपकी पास हिस्ट्री के बेसिस पे आपको चीज़ें रिकमेंड हो रही हैं, सो रैंडमनेस नहीं है। रैंडमनेस नहीं है तो आपको कोई नई चीज़ रिकमेंड नहीं होगी, ठीक है। सिंस आइटमाइज कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में सिंस थोड़ा सा यूज़र्स का भी इफेक्ट आ रहा था, तो वहाँ पे थोड़ी सी सेरेंडिपिटी थी। यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे तो आपकी ही पास हिस्ट्री है सिर्फ। एंड TF-IDF वाला जो प्रोसेस उसको थोड़ा सा आप ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप थोड़ी सी प्री प्रोसेसिंग कर दो या एम्बेडिंग्स लेकर आ जाओ, ठीक है। स्टॉप वर्ड्स होते हैं उनको रिमूव कर दो। एंड लास्टली यहाँ पर आपके पास रिकमेंडेशंस होती हैं वो एक्सप्लेनेबल होती हैं, बिकॉज इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर आप एक बिज़नेस में जा रहे हैं और एक कोई रिकमेंडेशन आपको मिल रही है तो आप उसको ये समझा सको कि इसको इस वजह से रिकमेंडेशन मिली। एंड दिस इज़ वेरी इजी बिकॉज आपको पता है कि ये जो यूज़र प्रोफाइल मिली है ये आपको बता ही ये रहा है कि इसको ये चीज़, ये पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पसंद है। और क्यों पसंद है? क्योंकि उसने इस मूवी को ये रेटिंग दी थी। सो इट्स मोर ईजियर टू एक्सप्लेन। So that was all related to your content based recommendation systems.